हेलो एंड वेलकम टू टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस। तो आज 21 फरवरी है 2022। हम हिंदू न्यूज़पेपर के दिल्ली एडिशन को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक ये पॉलिटिकल सी न्यूज़ थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली न्यूज़। तो इस तरह की न्यूज़ को हम कैसे कवर करें, उसकी क्या अप्रोच रहेगी, पास्ट ईयर्स में कैसे आया है, तो उसको देख लेंगे। देन यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस दिया है, स्टेट न्यूज़ थी, छोटा सा सेक्शन था, बट फेक इनकाउंटर्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स स्पेशली बाय लॉ एनफोर्समेंट, ये एक इंपॉर्टेंट थीम है, तो इसको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। देन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, उसके लिए कौन सी पॉलिसी है, एडिटोरियल से था, उसके बियॉन्ड कौन सी पॉलिसी है, क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए। अगर आप इसको कर लोगे तो होलिस्टिकली आज ये टॉपिक कवर हो जाएगा आपका हमेशा के लिए। डेटा पॉइंट से है पोलियो रिटर्न्स टू अफ्रीका, देन टैपिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग। इनफैक्ट टुडे इज इंटरनेशनल मदर टंग डे या मदर लैंग्वेज डे, ठीक है। तो उसके बारे में जो ये डेज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, इट इज़ टू प्रिजर्व द मदर टंग नेटिव लैंग्वेज। तो ऐसे जो इनिशिएटिव होते हैं ना, उनकी थीम्स होती है कि भाई इस साल हम इस थीम पे फोकस करेंगे। ये जो थीम्स होती है ये क्वेश्चन में आ जाती है, तो उस हिसाब से प्रीलिम्स के लिए बाकी क्या क्या स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट, वो सब चीज़ें हम थोड़ा एड ऑन देखेंगे। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट का जो ओपिनियन एक्चुअली, रीथिंक इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, थोड़ा एक्सटेंड करेंगे इस टॉपिक को यहाँ पे। सेंटर मूड्स पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी, आई बिलीव दैट ये ज़्यादा आएगा यहाँ पे हमारा, और इसमें हमें कंटेंट मिलेगा, तो आज इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं इसको, ठीक है। बाय द वे वैसे इंपॉर्टेंट है सिंथेटिक बायोलॉजी। रशिया बेलारूस एक्सटेंड मिलिट्री ड्रिल, एक बेसिक अपडेट, तो GS2IR का न्यूज़ है ये। ओके, सो TRS चीफ मिनिस्टर, सो बेसिकली वे रेफरिंग टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, ठीक है, और वो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र से मिल रहे हैं। एंड दे आर टॉकिंग कि भाई हमें ना एक एंटी बीजेपी फ्रंट बनाना है। बीजेपी ने नाक में दम कर रखा है, बड़ी स्टेट में भी आ रखी है, सेंटर में तो है ही डोमिनेंस है, स्टेट में आ रखी है, गवर्नर का थोड़ा इंटरफेरेंस चलता रहता है। हमें जो रीजनल पार्टीज है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, हम जो रीजनल पार्टीज है, ठीक है, हमें एकजुट होना चाहिए अगेंस्ट द पार्टी एट सेंटर। तो हमें एक रेनबो कोalition बना देना चाहिए। कोalition का मतलब होता है गठबंधन। रेनबो से मेरा मतलब है कि अलग अलग टाइप के पार्टीज, अलग अलग आइडियोलॉजीज की पार्टी, अगर आपकी आइडियोलॉजी भी अलग है फिर भी हम एकजुट होते हैं अगेंस्ट आवर कॉमन एनिमी, पॉलिटिकल राइवल, ठीक है। तो ये एक चीज यहां पे आ जाती है आपके पास। अब ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड डिपेक्ट करता है। हम एक ट्रेंड देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो मीटिंग हो रही है यहाँ पे, दिस इज इन लाइन विद 2024 का जो जनरल इलेक्शन होगा, जो लोकसभा का इलेक्शन होगा, उसके लिए टारगेट कर रहे हैं। मतलब स्टेट पार्टी नेशनल एस्पिरेशंस दिखा रही है, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है, एक काइंड ऑफ अ पैराडॉक्स है कि स्टेट सेंटर के उसमें घुसने की कोशिश कर रही है। तो ये क्वेश्चन है एक्चुअली, मैं इसी के रेफरेंस में ये टॉपिक को डिस्कस करना चाहता हूँ। So the Indian party system is passing through a phase of transition which looks to be full of contradictions and paradoxes. आइडिया ये है कि जो आपकी ऐसी पॉलिटिकल सी न्यूज़ आती है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट करें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड देखते हैं यहाँ पे, तो जो इनिशियल टाइम था जब फ्रीडम स्ट्रगल और ये सब हुआ था, तो देयर वाज वन पार्टी एट, कांग्रेस पार्टी आपकी होती थी, तो 1967 तक आपकी यही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी एट सेंटर एज वेल एज स्टेट्स। बाद में देयर वाज प्रोलिफरेशन ऑफ रीजनल पार्टीज, फिर रीजनल पार्टीज ने जो आपका 1990s 1980s का जो पॉलिटिक्स था, देवर मैनेजिंग इट। फिर आपका आ गया, अभी एक टाइम आ गया था कि रूलिंग पार्टी जो सेंटर में है बीजेपी वाली, वो स्टेट में भी और सेंटर में भी है। अब हम दोबारा एक रिएक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि the regional parties are creating a front, state parties a front against the center. They are willing to form a rainbow coalition. और इससे पहले जो अभी आप इनिशिएटिव्स देखते थे वो होते थे कि जो स्टेट पार्टीज को एक साथ लेके चलते थे, जैसे कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कांग्रेस ने बना लिया अपना, तो उसमें रीजनल पार्टीज एक मेजर रोल नहीं प्ले करते थे, नेशनल पार्टी प्ले करती थी। वैसे ही एनडीए, बीजेपी का जो है एनडीए है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो वो बीजेपी लेड इनिशिएटिव होता था। अभी हम देख रहे हैं रीजनल पार्टी ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं एज कंपेयर टू द नेशनल पार्टी। कांग्रेस है बिल्कुल वीक हो रखी है यहाँ पे, तो रीजनल पार्टीज, तो वही हम देख रहे हैं कि डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी से हम देख रहे हैं कि अभी रीजनल पार्टीज अटेम्प्ट कर रहे हैं कि रेनबो कोलिशन बनाने का, वो लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं इवन नेशनल पॉलिटिक्स, उनके एस्पिरेशन से।
एंड डिस्पाइट दी आइडियोलॉजीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे महाराष्ट्र के केस में देख लीजिए, कांग्रेस और शिवसेना एक साथ हो गए, ठीक है। नॉर्मली बीजेपी और शिवसेना एक साथ होते थे बिकॉज आइडियोलॉजीज एक जैसी है। तो वी सी इरोजन ऑफ आइडियोलॉजीज। फिर पॉलिटिकल पार्टीज बात तो करती है डेमोक्रेसी की, पर अपने पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी हम नहीं देख सकते हैं। और इसी रेफरेंस में हम डायनास्ट पॉलिटिक्स का भी बात कर लेते हैं। तो हर एक पार्टी वो बोलती है कि दूसरी पार्टी में डायनेस्ट है, पर सारे ही एक ही फैमिली में से आई जा रहे हैं। तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी वगैरह हम नहीं देखने को मिलती है। फिर ट्रांसपेरेंसी की बात तो करते हैं, पर आरटीआई कैसे एप्लीकेबल होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, उसको मानते नहीं है। फिर हम ब्लैक मनी और इलेक्शन फाइनेंसिंग, ये जो चीज़ें हैं ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। वैसे करप्शन की बातें करते हैं, पर पॉलिटिकल पार्टीज में खुद ही इतनी करप्शन चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मेंशन कर सकते हैं थोड़ी और न्यूट्रल लैंग्वेज में। तो ये मैंने आपको एक्चुअली ये पर्सपेक्टिव शेयर करना था। कोर्ट ऑर्डर्स एफआईआर अगेंस्ट 18 पुलिसमैन इन 2004 फेक इनकाउंटर केस। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन द फैक्ट्स ऑफ द केस, और आपको भी नहीं होना चाहिए। द बात ये होनी चाहिए कि फेक इनकाउंटर का इश्यूज क्या है यहाँ पे, ठीक है। एक तो बोलते हैं फेक इनकाउंटर, एक होता है ना पुलिस इनकाउंटर, बेसिकली होता है कि भाई एकदम से आपके सामने कोई आ गया, आप कोई टेररिस्ट हो गया या कोई गुंडा हो गया, आप पे गोली चलाई, आपने गोली चलाई तो बंदा मर गया। पर फेक इनकाउंटर बेसिकली हो गया एक कि स्टेज्ड इनकाउंटर, ठीक है। ऐसा लगता है इनकाउंटर हुआ है, पर सारी सोसाइटी सबको पता होता है कि ये कराया गया है, ठीक है, पुलिस द्वारा हुआ गया ये। तो इसके बारे में ये एक इशू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल न्यूज़ में काफ़ी एम्फेसिस था, ठीक है, स्पेशली विद रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बहुत सारे इनकाउंटर किलिंग्स हुई है वहाँ पे। वो आपका एक तो डॉन ही था जिसको हुआ था। फिर तेलंगाना के रेफरेंस में देयर वाज इनकाउंटर किलिंग, तो रेप अक्यूज थे, तो उनको सडनली दे वर किल्ड इन एन एनकाउंटर, ठीक है। बहुत लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रेज वेज किया था उसको। तो ऐसे हमारे पास बेसिकली बहुत सारे केसेस है। फिर पॉलिटिकल भी है, पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने गुंडे होते हैं, जब वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आती है तो एक दूसरे को मरवा देते हैं, तो इनकाउंटर के नाम पे। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो इश्यूज में देख सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले है कि भाई ये जो पुलिस का एक्शन है ऑफ एनकाउंटर्स, ये कितना लेजिटिमेट है, ये लीगल है या अप्रोप्रिएट है कि इनकाउंटर होना। ये नहीं कह रहे कि इनकाउंटर हो ही नहीं सकता, कभी ऐसी सिचुएशन होगी कि सेल्फ डिफेंस में इनकाउंटर होगा, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसके लिए प्रोवाइड भी करता है, पर वो डिफेंसिव के लिए। ये नहीं कि आपको लगता है कि इसने गलत किया तो उसको गोली मार दो। जो पुलिस वगैरह है उनका काम है कि वो अक्यूज को पकड़े, चार्जशीट करे, टेक देम टू द कोर्ट, वहाँ पे सुनवाई होती है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, एविडेंस एक्ट, ये सब के आधार पे इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रोसिक्यूशन होता है, फिर पनिशमेंट दी जाती है। ऐसा डेमोक्रेसी का सिस्टम है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी प्रोवाइड करता है, जैसे आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है कि द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, person cannot be deprived of life and personal liberty except by the procedure established by law। तो जो लॉ ने दिया है, लॉ के आधार पे ही किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी ली जा सकती है। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आर ऑल्सो नॉट अकॉर्डेंस विद द ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। उसको पकड़ो, उसको कोर्ट में लेके जाओ, चार्जशीट करो, वो सब प्रोसेस, ओके। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अफेक्ट होता है इन द सेंस कि आपने किसी को मार तो दिया यहाँ पे, पर आपने उसको अधिकार नहीं दिया, क्या पता वो आदमी इनोसेंट हो। अभी एक रेड सैंडर्स, जैसे ये वाला केस हो गया आपका। फिर एक रेड सैंडर्स का केस था जो वो पुष्पा पिक्चर भी आई है, तो कुछ 3-4 साल पहले की बात है। लोकल लोगों को उठा लिया पुलिस ने, फॉरेस्ट में डाला और मार दिया। तो बात ये हो रही थी, एलिगेशन ये थी उसकी, ठीक है। तो इनोसेंट लोग भी पकड़े जा सकते हैं, और कभी कभी ये मेडल्स वगैरह के लिए भी ऐसे कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कभी कभी कि दो लोगों की आपसी लड़ाई थी, झगड़ा था, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने मार दिया, इनकाउंटर का नाम दे दिया उसको। अब इस सब को रोकने के लिए, ठीक है, इस सब को रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दी एनएचआरसी। तो यहाँ पे मैं आपको एनएचआरसी का ले रहा हूँ, गाइडलाइंस मोर और लेस सिमिलर ही है यहाँ पे। एंड दिस गाइडलाइंस आर कमिंग फ्रॉम द वेंकटाचलैया कमेटी रिपोर्ट, ठीक है। एनएचआरसी के वो हेड थे, तो उन्होंने बोला था कि भाई ये इनकाउंटर वगैरह गलत बात है,
तो इनफैक्ट एनएचआरसी के रेफरेंस में आ ही जाता है कि एनएचआरसी ने रेज किया है इशू ऑफ फेक इनकाउंटर्स, बहुत रूटीन है। अच्छा, तो एनएचआरसी ने क्या बोला है यहाँ पे, वो बोल रही है देखो अगर कोई इनकाउंटर का केस होता है तो आपको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी अगेंस्ट द कंसर्न पर्सन, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ठीक है, तो उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और अगर पकड़ा जाए तो उस पर एक्शन लिया जाए यहाँ पे। और जो विक्टिम है जो इनकाउंटर का, उसको कॉम्पेंसेशन देना चाहिए उसकी फैमिली को। और ये सब जो कार्रवाई होनी चाहिए वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए, बिकॉज पुलिस पे ही एलिगेशन है, पुलिस ही खुद को प्रोसिक्यूट तो करेगी नहीं। ठीक है, वो अगर कर भी सकती है तो इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करेगी, क्योंकि उसके अपने ऑफिशियल्स वहां पे फंसे हुए हैं। यारी दोस्ती भी कुछ चीज़ होती है, भाईचारा। ठीक है, सो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जैसे कि इंडिपेंडेंट एजेंसी सच एज स्टेट सीआईडी शुड बी इन्वेस्टिगेटिंग। अब स्टेट सीआईडी खुद ही पुलिस होती है वैसे। अच्छा, इसके बियॉन्ड एक रिपोर्ट, एक एनएचआरसी की और गाइडलाइंस आई थी, उन्होंने बोला था कि इसके बियॉन्ड जो भी एक्शन हुआ है, अगर इनकाउंटर हुआ है यहाँ पे, तो सबसे पहले एनएचआरसी के पास वो जाना चाहिए, एनएचआरसी को उसको बताना चाहिए, इंटीमेट करना चाहिए। और एक रिपोर्ट आनी चाहिए जब उसका वो पोस्टमार्टम और बाकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसकी फाइलिंग्स भी एनएचआरसी को सबमिट होनी चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, एनएचआरसी की गाइडलाइन सेम है। बाकी आपको क्वेश्चन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि वेंकटाचलैया कमिटी, वेंकटाचलैया रिकमेंडेशंस व्हिच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो 4-5 आपको चार ऑप्शन लेके उस पर आ सकता है। बाकी आपको पता होना चाहिए एनएचआरसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ह्यूमन राइट रिलेटेड, ह्यूमन राइट के लिए क्या पॉलिसी होती है, ये सब चीज़ों को वो देखती है। इंडिया मस्ट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, ये आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में ये आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे। अब अगर हम बिफोर मूविंग अहेड विद द एडिटोरियल, ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है आपका, तो व्हाट इज दिस, क्या होता है ये, उसका कॉज क्या है, ठीक है, उसके लिए क्या रेमेडियल मेजर्स लिए जाने चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए, उसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए। तो कोई भी एनालिसिस हो, आपको इन पॉइंट्स पे, ऐसे ही पॉइंट्स पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक बात ये है मेरे लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये अभी उठाया क्यों है न्यूज़पेपर ने, ये उठाया इसलिए बिकॉज जो लैंसेट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ केयर को देखती है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने बोला है कि एंटी माइक्रोबियल या यहाँ पे बैक्टीरियल रखा है, तो बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत बढ़ रही है, स्पेशली ये कोविड-19 के चलते। अब कोविड-19 हुआ था तो दुनिया भर के लोग एंटीबायोटिक्स खा रहे थे इधर उधर की। ठीक है, तो उसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ड्रग्स हम देते हैं, कोई बीमारी होती है तो उसके लिए जो हम ड्रग्स देते हैं कि इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, वो अब इतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो ड्रग्स, वो जो बैक्टीरिया हो गए, जो बॉडी हो गई, वो यूज टू हो गई है ड्रग्स के लिए, तो वो इतने इफेक्टिव नहीं है। एज अ रिजल्ट द पैथोजेंस, बैक्टीरिया फंगाई जो भी है आपका, तो पैथोजेंस जो होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, दे हैव बिकम रेजिस्टेंट टू ड्रग्स। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पे एक फैक्ट दे दिया है, कल किसी ने डाउट सेशन में थोड़ा सा देख रहा था वो लाइव क्लास, तो उसमें पूछा था कौन से पॉइंट्स, कौन से फैक्ट्स नोट करने चाहिए। आपको बस वो फैक्ट्स नोट करने हैं जो आप आंसर में अपने पॉइंट सब्सटैंशिएट करने के लिए आप लिखेंगे, चाहिए होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कितना सीवियर है प्रॉब्लम, उसके लिए कि भाई लैंसेट ने बोला है कि 4.95 मिलियन डेथ्स हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू AMR इन द ईयर 2019 ओनली। एक लेजिटिमेसी आ जाती है, आप बोल दो ये अथॉरिटी ने बोला है, बात खत्म। अच्छा, तो ये है। अब इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है भाई दवाई खा ली आपने, ठीक है, आप दवाई खा रहे हो। कितने लोग ऐसा होते हैं कि 3 दिन का कोर्स होता है या 5 दिन का कोर्स होता है एंटीबायोटिक का, पर 2 दिन खाई, लगा असर नहीं हो रहा तो छोड़ दी। ठीक है, एक बड़ा रीजन इसका यह भी है वो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी। तो ट्यूबरक्लोसिस में तो कंटिन्यूसली दवाई खानी होती है, तो छोटी छूट जाती है, तो बीमारी आपकी ठीक नहीं होती है, उसके बाद वो स्प्रेड हो जाती है। ओके, तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये आपको दवाई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जगह पे आपको ये मेडिकल स्टोर्स पे आराम से मिल जाती है, आप अपने आप से खा लेते हैं डॉक्टर से पूछे बिना, तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज पे हो जाते हैं एंड इजी अवेलेबिलिटी इज अ प्रॉब्लम। बाहर की कंट्रीज में इट इज मैंडेटरी कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आए। ओके, पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन, गंदगी है,
आपने बायोमेडिकल वेस्ट है जो भी है, आपने उसको ठीक से उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया, तो उससे वो जो बीमारी के जो आपके जो चीज़ें थी, बायोलॉजिकल चीज़ें थी, बायोलॉजिकल वेस्ट, वो इन्वायरमेंट में वापस आ जाता है। वो बैक्टीरिया जो भी पैथोजेंस है रिप्रोड्यूस करते हैं और एंड दे बिकम रेजिस्टेंट टू ड्रग्स। अच्छा, बाकी वापस वो ह्यूमन चेन में आ जाते हैं। तो पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन, देन एंटीमाइक्रोबियल यूज इन फार्मिंग एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री। तो ये एरिथ्रोमाइसिन है जैसे कि, ठीक है, पहले कोलिस्टिन मेडिसिन दे रहे थे पोल्ट्री के अंदर, तो अभी एरिथ्रोमाइसिन देते हैं। तो कहते हैं कि एक चिकन अगर आप खाते हो तो उसमें एक डोज जितना, एक दवाई जितनी हम बुखार हो जाता है, गला दुख जाता है तो हम खा लेते हैं, तो उतना डोज उसमें होता है। तो आप बिना किसी बीमारी के आप वो दवाई खा रहे हैं एक तरह से, ठीक है। और ये देने का इसलिए कि वो पोल्ट्री बीमार ना हो, उसका बॉडी मास थोड़ा और अच्छा हो, तो और मार्केट वैल्यू मिलेगा। तो फार्मिंग एंड पोल्ट्री प्रैक्टिसेस, देन वैक्सीन्स नहीं है तो बीमारी होंगी तो आप एंटीबायोटिक खाएंगे, खत्म बात, ठीक है, वही बात हो रही है। पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीजेस, ये सब प्रॉब्लम्स होती है आपकी, कॉजेस मिल गए आपको, ठीक है। तो ये है। अब इस चलते हमारे पास AMR एक्शन प्लान है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक्शन प्लान है इन 2017। इसका मैंने ये डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा था, तो यहाँ से मैंने उसका इंडेक्स उठाया। फिर इसके चलते स्टेट्स ने भी अपने अपने एक्शन प्लान्स बनाए थे। हम एक फेडरल पॉलिटी है तो स्टेट्स अपने बना रही है, सेंटर ने अपने बना लिए। फिर एक चेन्नई डिक्लेरेशन है जिसमें डॉक्टर्स और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस ने कलेक्टिवली बोला भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमें इसके लिए सेफगार्ड लेना चाहिए। अब ऑब्वियस है आपके लिए, राइट, प्रीलिम्स के लिए, चेन्नई डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए, तो ये है। बाकी वो बोल रहे हैं कि लैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस, पुअर रेशियो ऑफ पब्लिक प्राइवेट एक्सपेंडिचर इन हेल्थ केयर, तो ये प्रॉब्लम्स है विद जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रही है। तो आपने डेफिनेशन सीख ली, व्हाट, आपको कॉजेस पता लग गए, अब इसका रेमेडियल मेजर क्या होगा। तो हम क्यों दिमाग लगाए, गवर्नमेंट ही बता देगी हमको, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए जो होना चाहिए, सबसे पहले हमें अवेयरनेस पे काम करना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इसके बारे में। हमें एक वन हेल्थ अप्रोच पे काम करना चाहिए। अब ये जो पोल्ट्री वगैरह से आ रहा है आपको, ठीक है, पोल्ट्री से ही आ रहा है ना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोल रही है। आप चिकन खा रहे हो तो आपको आ रहा है, या जानवर बीमार होता है तो उससे बीमारियां आ रही है। तो ह्यूमन बीइंग की हेल्थ और एनिमल्स की हेल्थ के लिए हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एनिमल अलग है हम अलग है, बीमारियां एक दूसरे को आ जाती है। तो जैसे कोविड-19 का केस हुआ था, ठीक है। सो दिस इज द वन हेल्थ अप्रोच। हमें सर्वेलेंस की ज़रूरत है, हमें प्रिवेंशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, स्पेशली ये प्रिवेंटिव केयर की भी इन्फेक्शन हो ही ना। अब प्रिवेंटिव केयर के लिए ये खुद ही बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ों पे अगर हम काम करेंगे तो अपने आप एक रिस्पॉन्स सिस्टम यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। और इसी को आप लिख दो कि आपका एक मेंस का आंसर कैसे भी आए आप उसको आंसर कर पाएंगे। बस ये कोट कर देना कि ये AMR पॉलिसी, AMR ने बोला है, चेन्नई डिक्लेरेशन के पॉइंट से, बस ऐसे बोल देना, पॉइंट सेम ही होते हैं। अच्छा, आजकल वन हेल्थ अप्रोच में अगर आप देखिए तो ये है इंटीग्रेटेड एस्पेक्ट कि भाई ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ, इन्वायरमेंट को हम कलेक्टिवली देखें, ठीक है। आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला था कि हमें एक वन हेल्थ अप्रोच पे काम करने की ज़रूरत है, कि ह्यूमन हेल्थ कैन नॉट बी सीन इन सिलोज, आइसोलेशन में नहीं देख सकते हम लोग ह्यूमन बीइंग्स। जैसे अभी और हम फॉरेस्ट के साथ लैंड, हम फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, हम और जानवरों की जगहों पे जा रहे हैं तो और बीमारियां बढ़ेगी। तो वन हेल्थ अप्रोच। इसके बियॉन्ड में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा विद रेफरेंस टू कोविड-19। आजकल इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वन हेल्थ अप्रोच कंट्री, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि एक कंट्री की हेल्थ है। जैसे कोविड-19 के केस में कि यूएस ने बोला भाई हमारा तो हो गया काम, हमने वैक्सीनेशन कर दी, बात खत्म, ठीक है, पर बाकी जगह में बढ़ रही थी, बाकी जगहों से फिर यहाँ पे आ गई और फैल गई। तो हमें वन हेल्थ अप्रोच आप इस बात करनी चाहिए कि हम उसको एक्सटेंड करें टू ग्लोबल हेल्थ, वन ग्लोबल हेल्थ, कि सबको सुरक्षित रहना चाहिए, संरक्षित रहना चाहिए विद रेफरेंस टू हेल्थ केयर। तो ये एक चीज़ कंसिडर करने की ज़रूरत है। तो यहीं पे आप देख लीजिए, डेटा पॉइंट में से है पोलियो रिटर्न्स टू अफ्रीका, ठीक है। तो अफ्रीका में आ गया। इंडिया में जो लास्ट केस पोलियो का डिटेक्ट हुआ था दैट वाज इन 2011,
ठीक है, खतरनाक सी बीमारी है, इसके लिए हमारे पास ये वैक्सीनेशन है ओरल। एक तो लाइव वैक्सीन होती है, आई मीन लाइव वायरस, एटेन्यूटेड वायरस आपको डाला जाता है तो ओरली होता है, और एक इंजेक्शन के थ्रू होता है जिसमें डेड वायरस होता है। ठीक है, तो ये आपका एक पोलियो का है, हमने इरेडिकेट कर दिया। अब कंसर्न ये है कि अभी अफ्रीका में वापस है आ गया। ठीक है, तो वो वापस इंडिया में भी आ सकता है, इसीलिए ये हम इस पे यहाँ पे बात करी जा रही है। चलो, मेरे को बस ये वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट देखना था, आपको बताना था। बाकी पोलियो के लिए क्या मेजर्स है, इरेडिकेशन प्लान था हमारा, ये सब चीज़ें हैं। As the theme of International Mother Language Day 2022, it has much relevance in reshaping Indian higher education. हाँ जी, बेसिक चीज़ें यहाँ पे ये है, मदर लैंग्वेज के बारे में बात करनी है, और ये हमारा ओपिनियन है बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ जी, तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, एज द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। आप बात समझ रहे हो ना, मदर लैंग्वेज, जैसे मेरी मदर लैंग्वेज पंजाबी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी किसी की हिंदी है, किसी की तमिल है, फिर अगर नॉर्थ ईस्टर्न में जाते हो तो और जगह से जगह, मतलब असम के अंदर कितने सारे अलग अलग ट्राइब्स हैं, उनकी अपनी अपनी वर्नाक्यूलर मदर लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्ट है फ्रॉम द लैंग्वेज सेंसस कि हमारे पास 19,500 लैंग्वेजेस है, फिर डायलेक्ट्स है। ठीक है, ऑफ विच 121 आर स्पोकन बाय 10,000 और मोर पीपल इन दी कंट्री। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज़। और ये ऐसे क्वेश्चंस ना, ऐसे टॉपिक्स बार बार न्यूज़ में नहीं आते हैं, और अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ गया और आपने इसको तैयारी नहीं करी थी, आपको लगता है यार क्या है, तो फिर आप गए काम से। ठीक है, सीधी सीधी बात है, आपका आईएएस का सपना उधर ही गया, 3-2 मार्क्स से फ़र्क पड़ जाता है। ओके, तो ये पहली बात, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2022, पहले तो इसी को देख लेते हैं। तो ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, ये आपका यूनेस्को सेलिब्रेट करता है, तो यूनेस्को द्वारा है ये। तो ये 1999 नवंबर में रिकॉग्नाइज किया गया था कि हमें मदर लैंग्वेज को फोकस करना चाहिए, वर्नाक्यूलर्स को बचाने की ज़रूरत है। आजकल ये जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, इससे हमारा बाकी जगहों का कल्चर खतरे में है। सब लोग एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, कुछ कंट्री जैसे पाकिस्तान वो बोल रही है हमारी एक ही लैंग्वेज होगी, श्रीलंका ने बोला था, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये बात है बेसिकली। तो ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस को और हाईलाइट करने के लिए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है ऑन 21 फरवरी। ठीक है, तो ये है आपका। अब कभी भी ऐसा डे होता है ना, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो गया, या कोई भी डे है, वुमेन्स डे हो गया, कोई भी डे है आपका, तो उन डेज की ना एक थीम होती है। तो थीम फॉर 2022, थीम फॉर 2021, और ये थीम यूपीएससी की नज़र बनी रहती है इस पर। ठीक है, तो इस बार की थीम है, लेटेस्ट वाला जो है वो है टेक्नोलॉजी, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग। अब ऐसा करेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा ABCD की इस बार की थीम क्या थी, और चारों में आपको इन्हीं के पुरानी थीम्स डाल के दे देगा ऑप्शंस में। आपको लगेगा कि ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो आपको ये चीज़ थोड़ा और ध्यान से पढ़ना है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कि इस बार का थीम है टेक्नोलॉजी, दैट यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये इस बार का थीम है। अब इसको अगर आप ये देखिए तो हमें ये क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्या मेजर्स लिए गए हैं, तो ये आपका एक तरह से GS1 का बन जाता है फंड कॉन्सेप्ट। फिर यहाँ पे जो मिनिस्टर है हमारे, वाइस प्रेसिडेंट है, वो कह रहे हैं द लैंग्वेज वी लर्न फ्रॉम आवर मदर टंग इज द होमलैंड ऑफ आवर इनर मोस्ट थॉट्स। हमें जो भी हम लोग अपना सीखते हैं, जैसे कि मैं खुद बताता हूँ, जैसे कि मैं इंग्लिश में अगर कभी क्लास लेता हूँ पूरा इंग्लिश में, तो मेरे को सोचना पड़ता है थोड़ा सा, पर हिंदी में मेरी फ्लुएंसी थोड़ी और बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि एक प्रोसेसिंग होती है कि मैं हिंदी टू इंग्लिश करूँगा, इंग्लिश टू हिंदी करूँगा दिमाग के अंदर अपने, बड़ा फास्ट। ठीक है, तो इनर मोस्ट थॉट्स हमारे उसी लैंग्वेज में आती है, हम उसी लैंग्वेज में सोचते हैं। और दूसरी बात है कि जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर जो लिंग्विस्टिक साइड है, पहली 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो है कि हमारा जो कल्चर है वो लैंग्वेज के थ्रू दिखता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, आर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ आर एंशिएंट सिविलाइजेशन। कि जो हमारी कंट्री की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, हमारी कंट्री में इतनी सारी लैंग्वेजेस है, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ आर एंशिएंट सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये मेरे को लगता है एक थीम हो सकता है जिसमें हमें कमेंट करने के लिए पूछा जा सकता है। अच्छा, अब इसी को आ जाते हैं हम लोग, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो मैं बोल रहा था, अगर हम इस आर्टिकल को देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट को भी यहाँ पे देखते हैं, तो 2 चीज़ें आ रही है हमारे पास।
वन इज द नीड टू प्रिजर्व एंड प्रमोट मदर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो मेजर्स क्या लिए गए प्रमोट करने के लिए और इसको प्रिजर्व क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज होता है दैट रिफ्लेक्ट्स आवर कल्चरल आइडेंटिटी, वो हमारे रूट्स को रिफ्लेक्ट करता है। कैसे, ये स्टेटमेंट को भी आप समझ लीजिए कि मेरा जो रिलीजन है, ठीक है, और जो वो मेरी लैंग्वेज से एसोसिएटेड है, मेरे जो होली टेक्स्ट होंगे और आपके भी होली टेक्स्ट होंगे वो सब उस लैंग्वेज से आ रहे होंगे। ठीक है, अगर हम अपनी लैंग्वेज ही भूल जाए, हम अपनी उस हिसाब से हम अपनी सभ्यता भी भूल सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ ग्रेट रिकॉर्ड, इट इज़ अ ग्रेट रिजर्व और फॉर कल्चरल नॉलेज एंड हेरिटेज, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। देन यहाँ पे लिखा है इट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन। ठीक है, हमारे जो डाइवर्सिटी है, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो लैंग्वेजेस के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है। अगर वो चले जाएगी हमारी डाइवर्सिटी भी खत्म हो जाती है। देन लैंग्वेज इज द पाथवे टू लर्निंग। लैंग्वेज वो जरिया है, ठीक है, जिससे आप बात करते हैं, आप इंटरेक्ट करते हैं। हम ये पेपर है हम पढ़ रहे हैं बिकॉज वो इंग्लिश में है, तो वो लैंग्वेज आती है इसीलिए हम उसको पढ़ पा रहे हैं और उससे हम सीख पा रहे हैं। सो इट इज़ द पाथवे टू लर्निंग। और अगर ये लैंग्वेज जो अगर हम सिर्फ इंग्लिश में हो रहा है और मल्टीलिंगुअल में नहीं हो रहा, तो जैसे कि जो स्पेशली हिंदी स्पीकिंग है या फिर जो बाकी लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं वो अपनी स्टडीज़ पूरी नहीं कर पाते हैं, स्पेशली जब ये हायर एजुकेशन में होता है। हायर एजुकेशन जैसे इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, ज़्यादातर वो इंग्लिश में ही होते हैं। ठीक है, अब जो हिंदी मीडियम से पढ़ता आया है, हिंदी मीडियम से पढ़ता है या पंजाबी मीडियम या कोई भी मीडियम से पढ़ता है, तो उसके लिए वो पढ़ना, वो जो टेक्स्ट है जो हायर एजुकेशन का है, वो और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये है, तो एक बार लिख दूं कि आपके लिए कल्चरल आइडेंटिटी, लैंग्वेज इज सीन एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन। इट इज द पाथवे टू लर्निंग एंड इंक्लूसिव एस्पेक्ट भी आ जाता है। मतलब अगर आपको किसी को इंग्लिश लैंग्वेज ही आती है वही पढ़ पाता है, और इंग्लिश लैंग्वेज किसको आती है जो थोड़ा फ्लुएंट फैमिली से, ठीक ठाक से है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं जो थोड़े डिसएडवांटेज्ड है। तो ये बेसिक यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इंक्लूसिविटी के लिए प्राइम मिनिस्टर का जो गोल है, विजन है, सबका साथ सबका विकास को पूरा करने के लिए। फिर टू हैव मोर पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन द साइंस सेक्टर, ये एक अलग थीम है। तो इन सब के लिए हमें वर्नाक्युलर में या मदर टंग में हायर एजुकेशन को प्रोवाइड कराना चाहिए। तो इस रेफरेंस में वाइस प्रेसिडेंट गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट की बातें करेंगे। तो हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो एनकरेज करती है यूज ऑफ मदर टंग इन प्राइमरी लैंग्वेजेस, प्राइमरी क्लासेस। ठीक है, तो 5th स्टैंडर्ड तक है और कहीं कहीं पे कोशिश करेंगे 8th स्टैंडर्ड तक हो सकती है, नहीं तो 5th स्टैंडर्ड तक कंपलसरी है। और दिस एजुकेशन शुड बी वैल्यू बेस्ड एंड इंक्लूसिव। ओके, दूसरी चीज वो अभी काम कर रही है गवर्नमेंट की, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, तो उसके लिए हिंदी वर्ड्स या वर्नाक्युलर वर्ड्स भी होने चाहिए, नॉट हिंदी वर्ड्स, वर्नाक्युलर। ठीक है, तो ये है। बाकी यहाँ पे इंजीनियरिंग वगैरह में द वोकैबुलरी शुड चेंज। फिर गवर्नमेंट का एक स्कीम है स्वयं, दैट इज ओपन सोर्स लर्निंग के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया था स्वयं, जिसमें वो खुद से लोग अपने एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को परस्यू कर सके। ठीक है, ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट्स है, कोर्सेज है फ्री में, तो वो कर सके। आजकल डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है सब कुछ, तो इसमें वो बात कर रहे हैं कि हमें ये जो एक्सेस है वो तमिल, तेलुगु, बाकी लैंग्वेजेस में भी प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेसिक इनकी बात हो रही है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेंसस मिल गया, तो ये बेसिक इसका यहाँ पे फोकस है। बाकी बोल रहे हैं कि लैंग्वेज टेक्नोलॉजी है वो वर्नाक्युलर्स या रीजनल लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने में काम करती है, इन अ वे कि वो एक तो स्प्रेड करने में हेल्प करेगी टेक्नोलॉजी से। जैसे अभी हम कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो हम ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स को, लिटरेचर को डिजिटल फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं, जो रह गया था मेरा, रीथिंक इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, जयशंकर टेल्स बांग्लादेश फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ जी, और ये सिर्फ एक्चुअली बांग्लादेश के रेफरेंस में भी नहीं है, अगर हम इसको और एक्सटेंड करें, हम श्रीलंका और म्यांमार को भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन शेयर कर रखा है।
ठीक है, इसी के रेफरेंस में है। तो आप आई थिंक कल हमने बात करी थी कि कल या परसों दैट द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इज गोइंग टू जर्मनी एंड देन फ्रांस। तो जर्मनी में थे, तो ही वॉज टॉकिंग एट द म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के सब्जेक्ट में, इंडो पैसिफिक के बारे में। तो वहाँ पे बांग्लादेश वाले भी थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि बांग्लादेश के रेफरेंस में बोला कि आप लोगों को इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने एयरपोर्ट बना लिया, आपने पोर्ट्स बना लिए, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने उधार लिया। उधार किससे लिया? जिसके पास बहुत पैसे है। तो बेसिकली चाइना से उधार ले लिया। चाइना के पास बहुत पैसे, बहुत खुश है वो पैसे देने में, पर वो पैसे देता है हाई इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। जो नॉन वायबल प्रोजेक्ट्स में डाल रही है, एयरपोर्ट में डाल दिया, पोर्ट में डाल दिया, कोई आ ही नहीं रहा वहां पे, फिर भी आपने खर्चा कर दिया इतना सारा, ठीक है। अब आप उसको पे बैक नहीं कर पा रहे चाइना को, तो यू हैव फॉलन इनटू डेट ट्रैप। आपने उधारी लेके अब आप फंस गए हो, आप फंस गए हो यहाँ पे। श्रीलंका हमारी कंट्री में आया था और हमसे पैसे लेके गया है कि हमें वापस करने कुछ पैसे, ठीक है। तो ये हो गया डेट ट्रैप की। कंट्री पैसे देती रहती है, आराम से पैसे देती रहती है, उसको पता है कि वो पूरा कर नहीं पाएगी अपनी ऑब्लिगेशन, प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट नहीं दे पाएगी, तो फिर उसके चलते अब इनको कंसेशंस देने पड़ जाते हैं। जैसे कि श्रीलंका के रेफरेंस में उनको हम्बनटोटा प्रोजेक्ट, पोर्ट का जो प्रोजेक्ट था, या फिर मटाला एयरपोर्ट था, अब उनको 99 ईयर्स की लीज पे चाइनीज गवर्नमेंट को लैंड देना पड़ गया, ठीक है। वैसे ही हमें कंसर्न है कि बांग्लादेश में भी ऐसा हो सकता है। ये सारी कंट्रीज हमारे नेबरहुड में है, बहुत पास है हमसे। और सोचिए अगर यहाँ पे लैंड दे दिया, चाइना को लैंड किस लिए चाहिए? कि वो पोर्ट्स बना सके, वो अपनी नेवी को रख सके वहाँ पे, ठीक है। और उससे क्या होगा, वो हमारा जो एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। बांग्लादेश में अगर पोर्ट आ जाता है तो दिस इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना का। वैसे ही श्रीलंका में हो गया, मालदीव्स में हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। सो दिस इज अ कंसर्न फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी। चाइना इज ट्राइंग टू इंसर्कल इंडिया, और इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो कह रहे हैं आप ऐसे ये प्रोजेक्ट्स करते क्यों है इम्प्रैक्टिकल, की कोई आ ही नहीं रहा फिर भी आप उसको कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें आप प्लीज मत कीजिए। तो यहाँ पे बांग्लादेश के फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, देखो भाई डेवलपमेंट हो रही है, हमारे लोग चाहते हैं हमारी कंट्री में भी इंफ्रा हो, तो अगर हम चाइना से ना लें तो आप क्या हमें दे सकते हैं, स्पेशली कॉर्ड इंडिया, अगर ना, इंडिया तो फिर भी दे रहा है कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट, पैसे दे रहे हैं उनको, पर क्या आप यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया इकट्ठे मिलकर हमको पैसे नहीं दे सकते? ठीक है, तो वो ये बात कर रहे हैं। अभी कॉर्ड के रेफरेंस में प्री आ रहा है, तो थोड़ा सा कॉर्ड तो नहीं है वो, पर ब्लू डॉट नेटवर्क है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, पर ये फाइनेंस नहीं प्रोवाइड करता है, इट ओनली प्रोवाइड्स सर्टिफिकेशन कि ये प्रोजेक्ट वायबल है नहीं है, स्पेशली इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट फाइनेंशियली ये देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बेसिस पे दे कंपनीज कैन गेट फाइनेंसिंग, तो ये है। ओके, नाउ देर इज अ रेफरेंस, चाइना के अपार्ट देर आर अदर इंस्टीट्यूशंस दैट ऑल्सो कैन प्रोवाइड फाइनेंसिंग। तो वर्ल्ड बैंक है, देन IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, तो ये भी लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, दे आर ब्रेटन वुड ट्विंस एंड दे आर बेस्ड आउट ऑफ न्यूयॉर्क। दूसरा आपका है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जापान लेड इनिशिएटिव है एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू वर्ल्ड बैंक इन इट्स फंक्शनिंग, बट इसका हेडक्वार्टर्स है मनीला, फिलीपींस में। सेंटर मूव्स पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी। तो सिंथेटिक बायोलॉजी की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं। एक रिसेंट रिपोर्ट आई है कि गवर्नमेंट को अब सिंथेटिक बायोलॉजी पे काम करना चाहिए। अब सिंथेटिक बायोलॉजी क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू नई नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि जीन एडिटिंग सिस्टम्स लाइक CRISPR, CAS, ठीक है, ये कैंची जैसी सिस्टम है जहाँ पे हम जीन्स को काट वाट के इधर उधर लगा सकते हैं ताकि हमें डिजायरेबल प्रॉपर्टीज मिल जाए, ठीक है। तो एक बार इसको डेफिनेशन को देख लीजिए। इट इज अ फील्ड ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व्स रीडिजाइनिंग ऑर्गेनिजम्स फॉर यूजफुल पर्पसेस। कैसे? जैसे कि बायोफोर्टिफिकेशन। तो नॉर्मल आपके सीरियल्स में आप थोड़े न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, हमारी कंट्री में माइक्रो हंगर का प्रॉब्लम है, न्यूट्रिएंट हंगर का प्रॉब्लम है, तो आपने न्यूट्रिएंट्स डाल दिए उसके अंदर। फिर आप वैक्सीन्स बना सकते हैं, जैसे कि आजकल ये mRNA वैक्सीन्स आ रही है, नई नई वैक्सीन्स बनाने में हमको यूज हो सकता है इसके लिए, ठीक है। मेकिंग डिजाइनर मेडिसिन, फूड्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, ठीक है, आई थिंक उसको DMH मस्टर्ड कहते हैं। तो ये सब चीज़ों में इसका फायदा हो सकता है।
तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है और ऐसा बोला जा रहा है कि दिस कैन बी द न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, ये नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो सकता है गिवन इट्स एप्लीकेशन। तो 12th 5-year प्लान, वो जो यूपीए का जो लास्ट टर्म था प्लस थोड़ा सा बीजेपी का रूल 2014 के आसपास, तो जो 12th 5-year प्लान है उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमें इस सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है गिवन द पोटेंशियल बेनिफिट्स इन वेरियस सेक्टर्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी, बायोरेमिडिएशन, बायोसेंसर्स, फूड एंड हेल्थ। ठीक है, मैं इसको बाद में थोड़ा और इसको इलाबोरेट कर दूंगा, थोड़ा लेट हो रहा है अभी। ठीक है, अब इसके चलते जो सिंथेटिक बायोलॉजी, आपको पता होना चाहिए कि सिंथेटिक बायोलॉजी क्या है। सेम चीज़ें हैं कि व्हाट इज सिंथेटिक बायोलॉजी, इससे एसोसिएटेड क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, इसके बेनिफिट्स या एप्लीकेशंस क्या होंगी, और इससे कंसर्न क्या है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं एनवायरमेंटलिस्ट, तो लगता है कि एनवायरमेंट से आप खेल रहे हो यहाँ पे। ठीक है, कुछ कंसर्न्स भी है। तो इसके चलते ये बात हो रही है कि गवर्नमेंट एक बिल लेके आना चाहता था फॉर रेगुलेटिंग द बायोटेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज। सो बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाना था कि जो बायोटेक रिलेटेड एक्टिविटीज है उसको रेगुलेट करे, पर वो बिल अभी तक नहीं आया है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। ठीक है, फिर देयर इज प्रोटेस्ट ऑन बीटी ब्रिंजल, ये बैंगन ही बना हुआ है यहाँ पे, आप देखिए इसको, तो बीटी उसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है विद रेफरेंस टू सिंथेटिक बायोलॉजी। ठीक है, इस पे और आएगा, आई एम प्रिटी श्योर इस पे ओपिनियन भी आएगा, तो इस पे आप थोड़ा सा ना टेंशन मत लीजिए, बस बेसिक मेरे को ये कॉन्सेप्ट बताना था कि ये पॉलिसी आई है। राइट देन, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, like, share and subscribe to Prep IAS. Bye bye.